नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यता इनसाइट में। गत वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में टीचर्स की विशेषताओं की। टीचर से संबंधित गुणों में जो हमने बात की, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं किस प्रकार से होनी चाहिए और किस प्रकार से एक शिक्षक में व्यावसायिक योग्यताएं होनी चाहिए, इन दोनों बिंदुओं पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा अपनी पिछली वीडियो में की। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम आगे की बात करते हैं इसी टॉपिक में, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में शिक्षक पर ही, कि जिन दो विशेषताओं की चर्चा रह गई थी उनकी बात हम आज करते हैं। जिसमें सबसे पहले है व्यक्तित्व संबंधी गुण, कि एक शिक्षक में उसके व्यक्तित्व से संबंधित किन गुणों का होना अनिवार्य है, किन गुणों का होना उसके भीतर आवश्यक है, जिससे वह अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बना सकता है, स्वयं को शिक्षार्थियों के बीच में आदर्श के रूप में स्थापित कर सकता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वेशभूषा की, कि एक शिक्षक का जो भी अस्तित्व है वह बहुत निर्धारित करता है कि वह किस प्रकार की वेशभूषा पहनता है, किस प्रकार की वेशभूषा में वह बच्चों के समक्ष अपनी बात रखता है, किस प्रकार से वह बच्चों के भीतर अपनी वेशभूषा को पहने हुए स्वयं को आदर्श के रूप में स्थापित करता है। कहने को यहाँ आज के समय की अगर बात करूँ तो बहुत कह देते हैं कि पहनावे से क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन पहनावे से बहुत फ़र्क पड़ता है। यह आप चाहे शब्दों के माध्यम से मुखर रूप से स्वीकार न करें, किंतु मन मस्तिष्क में सभी जानते हैं कि पहनावे से क्या फ़र्क पड़ता है। यह इस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, अन्यथा बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है आज के सोशल मीडिया समय में, ये हम सब जानते हैं। इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त किंतु बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि निसंदेह वेशभूषा का बहुत प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में भी यदि कोई व्यक्ति, कोई महिला अगर अध्यापन कार्य से जुड़ी है, अध्यापन कार्य से वे जुड़े हैं, शिक्षण के व्यवसाय से जुड़े हैं, वे विद्यार्थियों के बीच जाकर शिक्षण करवाते हैं, तो ऐसे में उनकी वेशभूषा संयमित, संतुलित प्रकार की होनी चाहिए, जो बच्चों के भीतर किसी भी प्रकार से आकर्षण का केंद्र न बने। यहाँ बहुत सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं कि जैसे एक अध्यापिका अगर बहुत तेज घुंघरुओं की आवाज़ वाली पंजेब पहनकर विद्यालय में जाती हैं, तो वो एक अलग बात है कि बच्चे अगर कक्ष में शोर कर रहे हैं और बाहर से आती हुई मैम के पायलों की आवाज़ सुन कर के वे चुप हो जाते हैं, ये कहकर कि अरे मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बच्चों को जब वह शिक्षण करवा रही हैं, बच्चों के बीच जब वह अध्यापन के माध्यम से अपने विषय वस्तु को समझाने का प्रयत्न कर रही हैं और इस बीच यदि उनकी पायल की आवाज़ आती है, तो निसंदेह बच्चों बच्चों का ध्यान अट्रैक्ट होगा पायल की तरफ, ना कि विषय वस्तु की तरफ। और ऐसे में समझाया जाने वाला ज्ञान उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा जितना हो सकता था। तो इसलिए वेशभूषा, किस प्रकार के आभूषण ग्रहण किए जा रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों के समक्ष वह शिक्षक अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है उसके व्यक्तित्व को निखारने में, उसके व्यक्तित्व को बच्चों के बीच स्थापित करने में। तो इसका ध्यान एक शिक्षक को अनिवार्य रूप से रखना ही चाहिए। फिर हम बात करें तो परिहासशीलता व विनोद प्रिय। परिहासशीलता अथवा विनोद प्रिय से तात्पर्य है कि एक शिक्षक को चाहिए कि अपने विषय का ज्ञान देते समय, अपने विषय का शिक्षण करवाते समय वह बच्चों को बीच-बीच में हँसाता रहे, बच्चों को बीच-बीच में थोड़ा-सा सरल सुगम करता रहे। ऐसा माना जाता है कि यदि 1 घंटे का कक्षा 1 घंटे की कालांश है, तो उसके भीतर 3 से 4 बार यदि शिक्षक बच्चों को हँसा पाने में समर्थ है, तो समझिए उसके द्वारा करवाया गया शिक्षण बहुत प्रभाव डालेगा, बहुत प्रभावित होगा। ठीक है? बच्चों के भीतर बहुत वह सरल व सुगम तरीके से अपनी बात को रख पाएगा यदि वह बच्चों को हँसा पाने में बीच में समर्थ है। तो ऐसे में ये और ध्यान रखना है कि हँसी-मज़ाक कोई ऐसा नहीं कि आप कोई विषय वस्तु तो पढ़ा रहे हैं किसी बहुत गहन तरीके से, और आप कोई और ही अलग विषय से संबंधित या अलग ही कोई ऐसी चुटकुला सुना रहे हैं, तो वो नहीं कह रहे हैं हम।
हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अपने विषय का ज्ञान देते समय ही ऐसे किसी उदाहरणों का प्रयोग कर देना जिससे बच्चे थोड़ी सी मुस्कुराहट में आ जाएं, थोड़े से सरल हो जाएं, सुगम हो जाएं, वो ध्यान आपकी ओर अपना केंद्रित कर लें। यहाँ पर एक छोटे से उदाहरण से हम और बात को सरल करने का प्रयास करते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों के दल के साथ पर्वतीय स्थल के भ्रमण पर है। उस पर्वतीय स्थल पर चढ़ते समय यदि शिक्षक उन बच्चों को पूर्ण रूप से अनुशासित रखने के लिए या पूर्ण रूप से ऐसा वातावरण चाहे ये सोचकर कि बाहर कोई देखेगा क्या ही सोचेगा, तो वो उन्हें बिल्कुल ही हंसी मजाक करने से मना कर दे, बातचीत ही करने से मना कर दे और कहे चुपचाप बस चढ़ो, तो ऐसे में होगा क्या? वे बच्चे पर्वत पर चढ़ते-चढ़ते बोर हो जाएंगे, थकने लगेंगे, नीरस वातावरण बन जाएगा और वे अपने भीतर बहुत अधिक थकान का अनुभव करने लगेंगे और उन्हें उस पर्वत को चढ़ने में समय भी बहुत अधिक लगेगा। बजाय इसके यह हो सकता है कि वह शिक्षक उन बच्चों के साथ संवाद करते हुए, उस पर्वत की कुछ खूबियां बताते हुए, कुछ और हंसी मजाक की बातचीत करते हुए बच्चों को आनंद पूर्वक लेकर जाने का प्रयत्न करें। तो फिर क्या होगा? फिर वे बच्चे थकान का भी अनुभव नहीं करेंगे। कब वे पर्वत पर चढ़ जाएंगे उन्हें समय का भी पता नहीं लगेगा और वह वातावरण भी बहुत मुग्ध और मनमोहक बना रहेगा। ऐसे में अनेक मनोवैज्ञानिकों का यह कथन भी है कि जब कोई कार्य खेल की भावना से प्रेरित होकर अथवा खेल के माध्यम से किया जाता है तो वह कार्य कार्य न बन करके खेल ही बन जाता है और खेल खेल में बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। शिक्षक की परिहासशीलता के संदर्भ में ही श्री हाइट ने भी इसके दो लाभ बताए हैं कि यदि शिक्षक परिहासशीलता को अपने शिक्षण के अंतर्गत शामिल कर ले तो दो प्रकार के लाभ हो सकते हैं। एक, विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अपना पाठ समझ सकते हैं और दूसरा, विद्यार्थी महत्वपूर्ण विषयों को वास्तविक तरीके से वास्तविक स्वरूप में देख व समझ सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने विषय का पठन करवाते समय, उनका पाठन करवाते समय हम विनोद प्रिय तरीके से उसको पढ़ाएं। अब आप कहेंगे कि मैम सभी विषयों पर यह कैसे लागू करें? गणित या विज्ञान जैसे बोरिंग विषयों में हम कहें तो कैसे हास्य को डाला जाए? तो देखिए, मैं विज्ञान या गणित विषय की अध्यापिका तो हूं नहीं जो मैं उसमें आपको डालकर दिखा दूं, लेकिन हाँ, मेरे एक परिचित हैं श्री संदीप जी रांकावत जो गणित विषय पढ़ाते हैं और मैं उन्हें बहुत अरसे से जानती हूँ। कई बार उनके कक्षा कक्ष को अ, वास्तविक तरीके में लाइव मैंने देखा है जिसमें वे गणित जैसे बोरिंग विषय को भी इतने हास्यात्मक तरीके से पढ़ाते हैं, बीच बीच में इतना हंसी मजाक करते हैं कि बच्चों को कब वो मैथ के सवाल समझ में आ जाते हैं ये बच्चे स्वयं भी नहीं जान पाते और वे स्वयं उन सवालों को हल करके उत्तर अपने अध्यापक को, उन संदीप जी को बताते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि किसी विषय में हास्य न डाला जा सकता हो, बस शर्त ये है कि आप उस विषय के साथ कितने गहन तरीके से जुड़े हुए हैं, आपकी उस विषय के प्रति कितनी अभिरुचि है कि आप उसमें हास्य को इंक्लूड कर सकें, हास्य का समावेश उस विषय के शिक्षण में कर सकें। ये आप पर ही निर्भर करेगा। फिर है अच्छा स्वास्थ्य। एक शिक्षक का स्वास्थ्य भी अच्छा होना बहुत आवश्यक है। यदि उसका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो वह शिक्षण प्रक्रिया को करवा ही नहीं पाएगा, प्रभावी बनाना तो बहुत दूर की बात है। एक छोटा सा सिरदर्द भी हमें विचलित कर सकता है कि हम अपने दैनिक कार्यों को भी सुचारू नहीं कर पाते, तो फिर शिक्षण तो एक बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि शिक्षक का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। फिर यदि बात करें आत्मसम्मान, एक शिक्षक के भीतर आत्मसम्मान की भावना प्रबल होनी चाहिए। यदि वह स्वयं की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, स्वयं की रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानता, तो वह बच्चों में भी आत्मसम्मान की भावना को जागृत नहीं कर पाएगा। एक अच्छा व प्रभावी अध्यापक वही है जो कभी किसी गलत बात का समर्थन नहीं करता और अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपनी शिक्षण प्रक्रिया के लिए वह सदैव खड़ा रहता है, पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाता है। वही अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाता है और बच्चे भी उससे वही सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को सीखते हैं। फिर हम बात करें नेतृत्व शक्ति की। नेतृत्व शक्ति का एक शिक्षक में होना अनिवार्य अंग है। उसके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व शक्ति और अध्यापन का घनिष्ठ संबंध है। प्राय ऐसा देखा गया है
कि जो अपनी छात्रावस्था के समय में नेतृत्व शक्ति से युक्त रहे, वे अपने जीवन में आगे जाकर कुशल व सफल अध्यापक बने। महर्षि दयानंद व श्री अरविंद इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। यहाँ हम उन समाज के नेताओं से शिक्षक की तुलना नहीं कर रहे हैं। समाज का नेतृत्व करने वालों में और शिक्षक द्वारा नेतृत्व किए जाने में अंतर होता है। समाज का नेता हमारे द्वारा चुना गया होता है, चुनकर आता है, जबकि शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा चुना नहीं गया। जब शिक्षक ने ही शिक्षण प्रक्रिया को, शिक्षण के व्यवसाय को स्वयं चुना है, तो वह शिक्षण के नेतृत्व में उतरा है। इसलिए बहुत जरूरी है एक अध्यापक अपनी नेतृत्व शक्ति को प्रबल रखे, जिससे वह अपनी इस नेतृत्व शक्ति के माध्यम से विद्यार्थियों को संकलित कर उन्हें समूह के भीतर रख अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सफल रूप में संपन्न कर सके, उन्हें सीख दे सके, उन्हें जीवन के पहलुओं को सिखा सके। फिर बात करें तो सहानुभूति। सहानुभूति एक शिक्षक में होना अनिवार्य अंग है। जब तक एक अध्यापक में सहानुभूति के भाव नहीं होंगे, वह सहानुभूति की भावना से सराबोर नहीं होगा, तब तक विद्यार्थी उसके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। सहानुभूति के भाव विद्यार्थियों में, बच्चों में यह जो है विचार उत्पन्न करते हैं कि यह शिक्षक हमारे साथ हैं, ये हमारा जो है साथ देते हैं। इस संसार में कोई भी 16 कला निपुण नहीं है, सभी से त्रुटियां होती हैं, और फिर वे तो बच्चे हैं, और बच्चों से हुई किसी स्वाभाविक त्रुटि को यदि सुधारा जा सकता है तो सहानुभूतिपूर्ण तरीके से वह उनमें सुधार करने का प्रयत्न करे, न कि उन्हें डांटने, डपटने या किसी प्रकार से इस प्रकार से निरुत्साहित कर दे कि बच्चे जो है अलगाव की स्थिति को महसूस करने लगे, वे कट जाएं अपने शिक्षक से। तो ऐसा एक शिक्षक द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण तरीके से करवाया गया शिक्षण या सहानुभूतिपूर्ण जो एक शिक्षक का व्यवहार है, वह बच्चों के साथ जुड़ता बहुत जल्दी है। ऐसा शिक्षक, बच्चों के साथ उनका लगाव बहुत जल्दी होता है, जिससे उसका शिक्षण स्वतः ही प्रभावी हो जाता है, क्योंकि बच्चे उस शिक्षक को पसंद करने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चे उस शिक्षक के द्वारा करवाए जाने वाले शिक्षण में भी रुचि लेने लगते हैं। बस ध्यान यह रखना है शिक्षक को कि उसके इन सहानुभूतिपूर्ण के जो भाव हैं, इनमें बनावटीपन नहीं हो, क्योंकि बनावटीपन बच्चे तुरंत पकड़ लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि टीचर जानबूझकर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं या इस प्रकार की दया दिखा रहे हैं, या वे सच में दयालु हैं। तो यह जब बच्चे समझ जाते हैं तो वे उसी प्रकार से उस शिक्षक के साथ जुड़ते हैं। तो ये जरूरी है कि एक शिक्षक में सहानुभूतिपूर्ण तरीके से वह बच्चों को अध्ययन करवाए, उनको शिक्षण दे या उनके साथ व्यवहार करे। फिर हम बात करें धैर्यशीलता की, तो एक शिक्षक में धैर्यशील गुण का होना अनिवार्य अंग है। धैर्यहीन या जल्द ही अपना संतुलन खो देने वाले शिक्षक छात्र छात्राओं के बीच कभी भी आदर, कभी भी सम्मान की स्थिति को, उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सीमित दायरे से अधिक धैर्य भी उपहास का पात्र बनता है। सीमित दायरे से अधिक धैर्य का होना भी शिक्षक में अनुचित गुण है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। महाभारत की एक कथा आती है। एक क्षेत्र विशेष में रह रहा एक सांप प्राय मनुष्यों को काट लिया करता था। एक बार नारद मुनि वहां से गुजरे, तो उन्होंने सांप को उपदेश दिया और उसे इस दुष्कृत्य को करने से मना किया, शांत रहने के लिए कहा, धैर्य रखने के लिए कहा। तो सांप ने उनके द्वारा दी गई उस वाणी को स्वीकार किया, और उनकी वाणी को स्वीकार कर सम्मत मानते हुए उसने आगे से मनुष्यों को काटना छोड़ दिया। वह शांत ही बैठा रहता। फिर कुछ समय पश्चात हुआ ये कि वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, और उन्हें ये तो पता ही था कि ये सांप कुछ कहता नहीं है, मारता नहीं है। तो बच्चों ने उस दिन मजाक मजाक में उस सांप को बहुत पत्थर मारे, कोई लाठियां मारने लगा, कोई पेड़ों की झाड़ियां सी तोड़ करके और उससे मारने लगा। फलस्वरूप सांप का शरीर छलनी छलनी हो गया, बहुत चोटें आई उसे। उसी के कुछ दिन पश्चात नारद मुनि फिर से उस क्षेत्र से गुजरे, और सांप की इस दशा को देखकर उन्होंने इसका कारण पूछा। तो सांप ने बताया कि आप मुझे अहिंसा का मार्ग दिखा गए थे, और मैं अहिंसात्मक तरीके से ही रह रहा था, तो देखिए मेरा क्या हाल हो गया। तो अब नारद मुनि मुस्कुराए और बोले कि मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, फुंफकारने से नहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे शिक्षक को भी यही करना है।
अधिक मार, अधिक डांट से ही कार्य हल हो जाए, नहीं, लेकिन वह अपना गुस्सा कुछ तो दिखा ही सकता है। जहां आवश्यकता हो, जहां धैर्य का साथ रख करके कोई निश्चित हल न निकल रहा हो, ऐसा अनिवार्य ही हो जाए कि बच्चा अनुशासन में नहीं आ रहा या वह समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहा और वह आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझ करके आपकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, आपकी बातों को समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि धैर्य का दामन कुछ देर के लिए छोड़कर हम उसे अनुशासन में रखने के लिए थोड़ा डांट सकते हैं, कुछ इस प्रकार से उसे दंड दे सकते हैं कि अनुशासन भी वह सीख जाए और ज्यादा किसी प्रकार की हानि भी नहीं हो। बस अध्यापक को उस सीमित दायरे का ध्यान अवश्य रखना है कि किस सीमित मात्रा तक अनुशासन सिखाने के लिए दंड दिया जाना अनिवार्य है या किसी प्रकार से कुछ सिखाया जा सकता है, तो उस सीमित दायरे का ध्यान जरूर रखना है। अब हम आगे बात करते हैं संबंध आधारित गुणों की, कि एक शिक्षक में संबंध के आधार पर किस प्रकार के गुण उसके भीतर होने चाहिए। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बालक बालिकाओं के प्रति स्नेह। शिक्षक का सबसे पहला लिंक जो बन रहा है वह अपनी कक्षा कक्ष में जा रहा है, तो बालक बालिकाओं के साथ उसका संबंध स्थापित हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ उसका संबंध स्थापित हो रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि वह बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण तरीके से व्यवहार करे, बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहे, उनसे बातचीत करे, उनसे अपना संबंध स्थापित करे, तभी बच्चे उसके जो है सिखाए जा रहे शिक्षण को, उसके द्वारा बताए जा रहे ज्ञान को सीखने का प्रयत्न करेंगे। शिक्षक की इस योग्यता को, इस गुण को श्री हाइट ने एक उदाहरण के संदर्भ में समझाया है। वे एक रूसी चलचित्र का जिक्र करते हैं, रूसी मूवी का जिक्र करते हैं, जिसमें 1917 की क्रांति के बाद हुए बड़े बड़े ऐसे नगर जो जहां पर उत्पात करते हुए कुछ गृह विहीन बालकों को दिखाया गया है, और वे बालक एक बार बहुत समुदाय के सहयोग से एक गांव के विद्यालय में लाए गए, और चूंकि वे उत्पाती थे, उन्होंने यही सीखा था युद्ध के दौरान, क्रांति के दौरान तोड़ फोड़ और यही सब सीखा था, लिहाजा उन्होंने विद्यालय में आकर भी तोड़ फोड़ प्रारंभ कर दी। उन्होंने वहां के उद्यान उजाड़ दिए, कुर्सी मेज जला डाले, बहुत तरीके से उत्पात किया, और सभी शिक्षक उन्हें रोकने का प्रयत्न करते, किंतु वे सुधरने वाले कहाँ थे। लेकिन उसी स्कूल का एक वरिष्ठ अध्यापक, एक वरिष्ठ शिक्षक जो उनकी इस स्थिति को समझता था, उसने अपने विद्यालय के अन्य अधिकारी व सभी अध्यापकों को अपने विश्वास में लेकर उनसे कुछ समय मांगा कि आप इन्हें अब कुछ नहीं कहेंगे। तो लिहाजा अब वो वरिष्ठ अध्यापक थे उस विद्यालय के, तो सबने उनकी बात मान ली कि ठीक है, आपको एक निश्चित समय सीमा तक ये जो है अवधि दी जाती है, हम कुछ नहीं कहेंगे। हुआ क्या, जब उनके इस उत्पात पर, उनके द्वारा किए जाने वाले, जो बच्चे उत्पात कर रहे थे, अब उनके द्वारा किए जाने वाले उत्पात पर कोई उन्हें रोक नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, तो धीरे धीरे उनके द्वारा किए जाने वाले उत्पातों में कमी आने लगी, क्योंकि उनके प्रत्युत्तर स्वरूप उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, उन्हें कोई रोक नहीं रहा था, उन्हें कोई किसी प्रकार से दंड नहीं दे रहा था, उन्हें कोई किसी प्रकार से सुना नहीं रहा था। तो निसंदेह उन्होंने ये सोचा कि हमारे कुछ करने से कुछ हो तो रहा नहीं, तो उन्होंने धीरे धीरे उत्पात करना कम कर दिया स्वतः ही। अब जब स्वयं ही उत्पात करना कम तो कर दिया, लेकिन समय तो है, समय अब उनके पास खाली रहने लगा। लेकिन इस खाली बैठे बैठे समय में वे उकता गए कि अब करें तो करें क्या। बस इसी स्थिति की उस एक वरिष्ठ अध्यापक जिसने ये सब करने से अध्यापकों को रोका था, उसे इसी स्थिति की चाहिए थी, यही स्थिति चाहिए थी, और उसने उन बच्चों की इस स्थिति को भांप लिया और उनके पास जाकर बड़े विनम्र तरीके से कहा, आओ इस स्थान को फिर से संवार दे। तो ऐसा कहते ही और उन बच्चों को उन्होंने कुछ उपकरण दिए, कुछ शिल्प कला के गुर सिखाए। एक दो बच्चों को छोड़कर बाकी पूरा समूह उस शिक्षक के साथ जुड़ गया, और देखते ही देखते उस विद्यालय का पुनः परिवर्तन हो गया। वह विद्यालय पहले से भी सुंदर तरीके से व्यवस्थित हो गया। अब वे सभी बच्चे भी उस अध्यापक को अपने ही समूह का हिस्सा मानने लगे, और समय समय पर जहां जहां जरूरत पड़ती वे उनसे सम्मति भी लेने लगे, अर्थात सलाह लेने लगे अपने कार्यों के लिए, और पूरा का पूरा दृश्य ही बदल गया। अब उन बच्चों को उन बच्चों से घृणा होने लगी जो कुछ कार्य नहीं करते थे, आलस करते थे,
या किसी प्रकार से अपने समय को खाली व्यतीत करते थे। तो सोचिए कि एक उत्पाती समुदाय जो अब एक बहुत शालीन समुदाय में परिवर्तित हो गया, ये किस कारण हुआ? ये बालक बालिकाओं के प्रति उस वरिष्ठ अध्यापक के स्नेह से ही हुआ। उस वरिष्ठ अध्यापक की सूझबूझ ने, धैर्य ने, उनके स्नेह ने इस कार्य को संपन्न किया। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि संबंध आधारित गुणों में शिक्षक के भीतर सबसे पहला गुण होना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों के प्रति स्नेह भावना से युक्त हो। फिर हम बात करते हैं साथी अध्यापकों के प्रति सहयोगी। एक शिक्षक का केवल बच्चों के साथ ही संबंध स्थापित नहीं होता, वह उस विद्यालय में अनेक प्रकार के संबंध स्थापित करता है। अन्य साथी अध्यापकों के साथ भी उसके संबंध स्थापित होते हैं और यह बहुत जरूरी है कि एक शिक्षक अपने अन्य साथी अध्यापकों के साथ सहयोगी स्वरूप में रहे, उनके साथ सहयोग की भावना से प्रेरित हो, कभी उनके काम करवाए और कभी अपने कामों में उनकी मदद ले। इस प्रकार से सहयोगी प्रवृत्ति का होकर वह अपने अन्य साथी सदस्यों के साथ अपने संबंध को घनिष्ठ रूप से स्थापित कर सकता है। फिर है प्रधानाध्यापक के प्रति कर्तव्यनिष्ठ। प्रधानाध्यापक के प्रति भी कर्तव्यनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। जब तक एक शिक्षक अपने उस विद्यालय के मुखिया, उस प्रधानाध्यापक का सम्मान नहीं करेगा, उनके प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा, तो वह बच्चों में भी आदर्श स्थापित नहीं कर पाएगा कि बच्चे अपने घर में अपने बड़ों के, अपने घर के मुखिया का सम्मान करें, उनके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें। तो शिक्षक का प्रत्येक जो कार्य है, प्रत्येक उसके जीवन की दशा, प्रत्येक उसका कार्य करने का तरीका बच्चों को प्रभावित करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि वह अपने प्रधानाध्यापक के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, साथी अध्यापकों के प्रति सहयोगी हो। जिस प्रकार का व्यवहार बच्चे देखेंगे, वही व्यवहार बच्चे अपनाएंगे। बच्चे देखेंगे कि हमारे शिक्षक अन्य शिक्षकों के साथ बहुत सहयोगी, बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से रहते हैं, तो बच्चे भी अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से, बहुत सहयोगी तरीके से रहेंगे। बच्चे यदि देखेंगे कि शिक्षक हमारे अपने प्रिंसिपल सर के साथ, प्रिंसिपल मैम के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, उनकी प्रत्येक बात मानते हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो वे बच्चे अपने घर में अपने बड़ों, अपने माता पिता, अपने घर के मुखिया का भी कहना मानेंगे, उनके प्रति भी कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। अभिभावकों के प्रति एकनिष्ठ। अब यहाँ शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि वह प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों के साथ क्या रहे, एक निष्ठ रहे। यानी किसी भी प्रकार से भेदभाव उसके भीतर नहीं हो कि अगर कक्ष में कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, उसके पेरेंट्स के साथ तो वह अच्छे से डील कर रहा है, और अगर कक्ष में बच्चा बहुत थोड़ा औसत है या निम्न स्तर का है, निम्न बुद्धि वर्ग का है, तो उसके पेरेंट्स के साथ वह अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक निष्ठ व्यवहार वाला होना चाहिए। साथ ही साथ सब अभिभावकों, इवन यहाँ पर यह भी माना गया कि जो निम्न आयु वर्ग के, निम्न बुद्धि वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कोई भी अगर समस्या है शिक्षण से संबंधित, तो वो पेरेंट्स से जानने का प्रयास करें कि उनका व्यवहार कैसा है, उनको किस तरीके से समझ में आता है, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ एक्सेप्टिंग क्या है। तो उस आधार पर वह अपने शिक्षण में उस चीज को शामिल कर ले, जिससे वह बच्चों के प्रति भी उस ज्ञान को, उस शिक्षण को और अधिक सरल सुगम तरीके से करवा सकेगा। हम चर्चा कर रहे थे अभिभावकों के प्रति एकनिष्ठ। चूंकि वीडियो बनाते समय लाइट जाने के कारण जो हाइलाइट्स या अंडरलाइंस हमने किए थे वो इरेज हो गए हैं, बट इट्स ओके, पूरी वीडियो आपके पास ही है, फुल फॉर्म में है। और इधर हमने वैसे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो दोबारा लिखने की आवश्यकता पड़े। तो हम चर्चा कर रहे थे कि शिक्षक को क्या होना चाहिए, अभिभावकों के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए, अपने प्रत्येक विद्यार्थी को एक समान आकलन करते हुए एक समान उनके अभिभावकों से मिले, उनसे अपना संबंध स्थापित करे। जहां जरूरत पड़े कि जो कम बुद्धि लब्धि के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स से उनकी समस्याओं को जानने का प्रयत्न करे और उन समस्याओं के निदान स्वरूप अपने शिक्षण में सुधार लाने का प्रयत्न करे। फिर हम बात करें समाज के प्रति सामाजिकता। एक शिक्षक में सामाजिकता का गुण होना बहुत अनिवार्य अंग है। जब तक एक शिक्षक में सामाजिकता का गुण नहीं होगा, वह अपने शिक्षण को प्रभावी नहीं बना सकता। यहाँ इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक अमेरिकन चलचित्र है, ऐसा कहते हैं कि अमेरिकन चलचित्र है, हालांकि उसकी पुष्टि मुझे नहीं मिली है। हाँ,
एक अमेरिकन केस जरूर है, केस स्टडी है, और उस केस स्टडी के अंतर्गत ऐसा दिखाया गया है, ऐसा बताया गया है। अब उसकी मूवी बनी है नहीं बनी है, उस पर अभी मुझे पूर्ण जो है मेरा नहीं है मत। तो बात ये है कि जो अमेरिकन केस स्टडी है उसमें एक अध्यापिका जो अपने विषय में बहुत पारंगत थी, उसे अपने विषय का बहुत ज्ञान था, और वो कक्ष के अतिरिक्त अपना सारा खाली समय पुस्तकालय में व्यतीत करती थी। वह अपने विषय में, विषय के ज्ञान में बहुत पारंगत थी, बावजूद इसके वह प्राथमिक कक्षाओं को ठीक से नहीं पढ़ा पाती थी। उसकी कक्षाओं में बच्चे शोर करते रहते, अनुशासन भंग होता, वह बहुत परेशान रहती। वह बहुत समझाने का प्रयत्न करती, परंतु बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं समझते। एक दिन वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई और बीच में ही अपनी कक्ष छोड़कर बाहर आ गई और बाहर आकर रोने लगी। तो उसकी अन्य जो साथी अध्यापिकाएं थी, उन्होंने पूछा कि मोनिका, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कुछ नहीं कहा, उससे कुछ कहा ही नहीं गया, और बस आंसुओं से उसके गाल गीले होते रहे। फिर कुछ समय बाद उन अध्यापिकाओं ने, जो साथी अध्यापिकाएं थी, उन्होंने स्थिति को समझा। स्थिति को समझने के उपरांत उसे स्कूल काउंसलर के पास जाने की सलाह दी, और उसने उस सलाह को माना। वह स्कूल काउंसलर के पास गई। उन्होंने पूरी स्थिति को समझा, उससे सुना, जाना, देखा, उससे करवाया, उसके कक्ष का जो शिक्षण है उसको भी देखा। फिर उन्होंने पूरी स्थिति को समझते हुए सारी स्थिति का आकलन करके निष्कर्ष निकाला और मोनिका से कहा कि मोनिका, तुम में सामाजिकता की कमी है। तो तुम्हें मेरा यह सुझाव है कि तुम अपना जो अवकाश का समय है वह पूरा समय पुस्तकालय में न लगा करके उस समय का कुछ हिस्सा बच्चों के साथ बिताओ, उनके साथ खेलो, उनके साथ मस्ती करो, उनके साथ बातें करो, उनके साथ उठो बैठो, उनके साथ खाओ, ये सब कार्य करो। तो मोनिका ने उस सलाह को माना और वैसा ही किया। ठीक कुछ दिनों बाद उस जो अनुशासन भंग की समस्या थी वह दूर हो गई। अब मोनिका को भी अपनी कक्ष में मजा आने लगा और बच्चे भी मोनिका से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और वह उन बच्चों की एक प्रिय अध्यापिका बन गई। तो यहाँ पर किस अंश ने काम किया? सामाजिकता के अंश ने। उस मोनिका में समाज के साथ जुड़ने की कमी थी, वह नहीं समझ पा रही थी कि बच्चों के साथ कनेक्ट कैसे हुआ जाए, समाज के साथ जुड़ा कैसे जाए, ये उसके अंदर गुण कम था, जिस कारण वह विषय में तो पारंगत थी, विषय का ज्ञान उसे भरपूर था, परंतु कक्ष को नियंत्रित कर पाने में वह समर्थ नहीं थी। लिहाजा मोनिका ने उस सुझाव को जब माना तो परिणाम हम सबने समझा। तो यह इस केस स्टडी से निष्कर्ष निकाला कि एक शिक्षक में समाज के प्रति सामाजिकता का गुण होना अत्यंत अनिवार्य है, जिसके कारण वह सामाजिकता के दायरे को समझ करके, समाज के दायरे को समझ करके उसके अनुकूल ही विद्यार्थियों के साथ अपना संपर्क स्थापित करता है। फिर हम बात करें तो फिर है विद्यार्थियों को समझने का प्रयास। एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों को समझने का भरपूर प्रयास करे। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि बच्चा मनुष्य का ही छोटा स्वरूप है, किंतु धीरे धीरे जैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ा, शिक्षा मनोविज्ञान की बात हुई, बाल मनोविज्ञान की बात हुई, तो फिर ये चीजें और परिभाषित होने लगी कि बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या हम कह लें किशोरावस्था या वृद्धावस्था, ये सब अवस्थाएं अलग अलग हैं और प्रत्येक अवस्था के अनुरूप प्रत्येक बच्चे का अपना अपना व्यवहार है और उस व्यवहार के अनुरूप ही वह कुछ समझता व सीखता है। इसलिए किसी भी बच्चे से, किसी भी बालक बालिका से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वह अपने बचपन के समय में वयस्क जैसा व्यवहार करे, बड़ों की तरह व्यवहार करे, बड़ों की तरह ही प्रत्येक ज्ञान को समझ ले, प्रत्येक शिक्षण को समझ ले। ऐसा संभव ही नहीं है। प्रत्येक स्तर के अनुरूप उनकी सीखने की क्षमता है और उसी सीखने की क्षमता के अनुरूप ही वे अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, शिक्षण को ग्रहण करते हैं। पाश्चात्य देशों में जो शेल्डन और स्टार्लिंग, ये दो विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने बहुत सहस्त्र अर्थात 1000 बच्चों पर शोध किए और 1000 बच्चों पर शोध करने के पश्चात उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला जो इस प्रकार है। शेल्डन और स्टर्लिंग, इन विद्वानों के द्वारा सहस्त्रों विद्यार्थियों पर किए गए शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि जो दुबले पतले दिखने वाले बच्चे हैं, जो दुबले पतले दिखते हैं, वे किस प्रकार के हैं, उनका व्यवहार होता है चतुर व सजग होते हैं वे, अर्थात प्रत्येक कार्य को चतुरता से करते हैं, सजग रहकर करते हैं और केवल विचारों की दुनिया में लीन रहते हैं। ठीक,
ये हैं पतले दुबले दिखने वाले। फिर हम बात करें तो चौड़े कंधे व हट्टे कट्टे दिखने वाले बच्चों के लिए उन्होंने जो विशेषताएं बताई, उनकी विशेषताएं कि वे बलवान व शक्ति के पुंज होते हैं, उनकी आवाज तेज होती है, हाव भाव उनके आक्रामक होते हैं, उग्र रूप से कार्य करने वाले होते हैं, यानी वो बहुत उग्रता से किसी कार्य को प्रारंभ और उसका अंत करते हैं। फिर अत्यधिक मोटे दिखने वाले जो छात्र हैं, उन छात्रों के ऊपर उनके पेट का शासन होता है और इसी कारण से वे सुस्त स्वभाव के होते हैं, बड़े आराम पसंद होते हैं और खुशमिजाज होते हैं। जब आराम कर रहे हैं, किसी प्रकार के कार्य की कोई चिंता ही नहीं, तो फिर निश्चित रूप से वे खुशमिजाज ही रहेंगे। देखिए, एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा कि हो सकता है कि आप जो ये विशेषताएं पढ़ रहे हैं इन विद्वानों के शोध के आधार पर, तो वो आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले किसी बच्चे पर लागू न हो रही हो, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि यह शोध गलत है। अक्सर जब भी कोई शोध किया जाता है तो शोध का अधिकांश हिस्सा जिस पहलू पर, जिस व्यवहार पर लागू होता है, उसे उस शोध का परिणाम मान लिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए अगर उन्होंने 1000 बच्चों पर ये शोध किया है, तो संभावना पूरी है, यह संभावना ही नहीं निश्चित है कि 1000 में से अधिकांश बच्चे 50% से अधिक ही रहे होंगे कि 80 या 90 या 70% के आसपास, कि उनमें यही विशेषताएं देखने को मिली होंगी। तो बाकी के जो बचे, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्शन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर। इसकी बात हम पहले भी करते हैं, तो अपवाद हर जगह है। लेकिन बात यह है कि एक शिक्षक को समझना चाहिए कि उसके सामने उसका विद्यार्थी किस प्रकार का है, और प्रयास कर ले कि यहाँ से अगर उसे कुछ दिख रहा है कि मान लो अगर कोई बहुत मोटा बच्चा है, तो उसे डांटे डपटे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो खुशमिजाज रहने वाला बच्चा है। तो उसको उसी के तरीके से समझाए, उसको खाने के तरीके से समझाएंगे कोई शिक्षण, तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर कोई चौड़ा है, हट्टा कट्टा कंधे वाला, इस प्रकार का बच्चा है, तो उसको शक्ति के माध्यम से, शक्ति के माध्यम यानी कोई शक्ति का पर्याय बना करके इस प्रकार का शिक्षण दिया जाए तो उस पर अधिक प्रभावी होगा। अब आप कहेंगे कि मैम हर बार हर बच्चे के लिए अलग से शिक्षण करवाना ये भी संभव नहीं है। निश्चित रूप से ऐसा संभव नहीं है, लेकिन एक सामान्य शिक्षण करवाए जाने के उपरांत, सामान्य शिक्षण से मेरा तात्पर्य यहाँ यह है कि आप जब 20 से 25 बच्चों की कक्ष में अपने द्वारा पूर्व में निर्धारित शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री के साथ जब एक कक्षा में उतरते हैं, आप अध्यापन करवा लेते हैं, तो अधिकांश बच्चे होते हैं जिनको समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ एक चंद बच्चे रह जाते हैं जिनको समझ नहीं आता, या वो कोई प्रश्न कर लेते हैं। तब हमें इस प्रकार से उत्तर देना है कि उनके मिजाज को समझे कि वो कैसे समझ जाएंगे, तो हम उसी मिजाज के साथ, उसी आवाज में, उसी तरीके से हम उन्हें समझा दें। तो ये तब लागू होते हैं, और इसीलिए कहा गया कि एक शिक्षक यह तभी लागू कर पाएगा जब वह बच्चे की मनस्थिति को, उसके व्यवहार को समझ पाएगा, उसकी दशा और दिशा को समझ पाएगा, उसके मिजाज को समझ पाएगा। तभी हम निर्धारित कर पाएंगे कि एक शिक्षक द्वारा किस प्रकार से शिक्षण करवाया गया बच्चों की समझ में आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने शिक्षक से संबंधित चारों प्रकार की जो महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं, शैक्षिक योग्यताओं और व्यावसायिक योग्यताओं की चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, और आज हमने जाना कि उसके व्यक्तित्व संबंधी और संबंध आधारित गुण किस प्रकार से उसमें होने चाहिए, किस प्रकार से योग्यताओं को एक शिक्षक को स्वयं में धारण करना चाहिए। इसी के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में, अर्थात शिक्षण प्रभावक तत्व में शिक्षक का यह बिंदु पूर्ण होता है। इसके पश्चात हम आगे बात करेंगे सहायक सामग्री की, यानी TLM। पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि TLM की फुल फॉर्म, जब तक ये वीडियो नहीं आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।